नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक कक्षा 10। अब हम भूगोल का जो चैप्टर नंबर 3 है उसे पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ा था, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जो हमारा मानचित्र और प्रोजेक्ट जैसे कार्य में हमें उसे प्रयोग में लाना है। यह वाला चैप्टर भी यानी चैप्टर नंबर 3 भी इसी कार्य में प्रयोग होगा, जल संसाधन। इसका भी कार्य हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट और मानचित्र के उसमें करना है। इसलिए चैप्टर को हमें पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आंसर आपको बोर्ड की परीक्षा में नहीं आएंगे। इसलिए चैप्टर को भी ध्यानपूर्वक समझेंगे, जिससे हम अपना मानचित्र कार्य और प्रोजेक्ट कार्य कर सकें। देखिए, सबसे पहले क्या है चैप्टर का नाम, जल संसाधन। जल संसाधन का नाम सुनते ही क्या समझ में आता है, यानी पानी। क्योंकि आप सभी जानते हैं सब कुछ अगर ना भी मिले ना तो भी काम चल सकता है, अगर जल नहीं मिला तो बहुत मुश्किल पड़ जाती है जीवन को चलाने में। कहते हैं इसके बारे में, इसकी पाठ की रूपरेखा समझते हैं। जल दुर्बलता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना एवं समन्वित जल संसाधन प्रबंधन और वर्षा जल संग्रह, यानी जो वर्षा का पानी होता है उसे इकट्ठा कैसे किया जाता है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है। आपने देखा होगा कि कहावत सुनी होगी, जल ही क्या है बच्चों, क्या है बच्चों, जीवन है। इस प्रकार से आपने इसमें देखा होगा, ये कहावत आपने सुनी होगी। इसलिए हमें एक कहावत और आपने सुनी होगी, जल है तो कल है। क्यों कहा जाता है जल है तो कल है? इसका मतलब होता है अगर आज हमने पानी को बचाया तो आने वाली पीढ़ी भी हमारी सुरक्षित रह सकती है। चलिए इस चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहा जा रहा है, पृथ्वी का 3/4 हिस्सा जल से ढका हुआ है। यानी मान लीजिए पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी का 3 हिस्सा। अगर हम बात करें ये इसको, अगर हम इस तरीके से बात करें बच्चों, इसमें क्या है, एक मिनट बच्चों, इससे क्या होगा, इसे दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ इसमें बना के किस तरीके से बात इसमें की जाएगी। मान लीजिए क्या है बच्चों, ये एक गोल पृथ्वी है, इसको हम 4 भाग को बांट कर लेते हैं। यानी ये वाला जो 1 2 3 ये तीनों हिस्से अगर बात करें पूरी तरीके से क्या है, जलमग्न है, यानी पूरी तरीके से इसमें पानी ही पानी है। अगर हम बात करें ये केवल एक हिस्सा ऐसा बचता है जो पृथ्वी का हिस्सा बचता है पूरे संसार के अंदर अगर बात करें। अब लगा लीजिए इस पे पूरे हिस्से में कहते हैं 1/3 हिस्सा जल से ढका हुआ है, किंतु प्रयोग में लाए जाने वाला जल का अनुपात अत्यधिक निम्न है। निम्न मतलब कम है। अलवणीय जल हमें भूम जल स्रोत तथा सतही अपवाहों से प्राप्त होता है। अलवणीय जल का मतलब होता है जो पीने योग्य जल होता है। इसे अलवणीय जल स्रोत को लगातार नवीनीकरण तथा भूभरण जल चक्र के द्वारा होता रहता है। यानी वाटर साइकिल के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है, जल चक्र के माध्यम से इसे प्रयोग में लाते रहते हैं, नवीनीकरण का प्रयोग करते हैं इसके अंदर। जल चक्र में संपूर्ण भूमजल लवणीय तथा अनवणीय की गतिशीलता के कारण जल का नवीनीकरण सुनिश्चित होता है। यानी जल को क्या करते हैं, इसमें बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी का 3/4 हिस्सा जल से घिरा है। जल एक नवीनीकरण योग्य संसाधन है, जिसका हम बदलाव कर सकते हैं, जिसके अंदर चेंजिंग ला सकते हैं, इसे नया रूप दे सकते हैं। तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी बनी रहती है, जो आश्चर्य का विषय हो सकता है। यानी ये ऐसा विषय हो सकता है जिसके बारे में हम गंभीरता से सोच सकते हैं। यह भी भविष्यवाणी की जाती रही कि वर्ष 2025 से तक 20 करोड़ लोग जल की कमी से क्या होंगे, क्षतिग्रस्त होंगे। मतलब कहते हैं 2025 आने वाले 5 साल के अंदर 20 करोड़ लोग लगभग जल की कमी से ग्रस्त हो जाएंगे, ये भविष्यवाणी की जा रही है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपने इसमें कार्टून देख रहे हैं, पूरी तरीके से इसमें दिखाया जा रहा है, बच्चों इसे आप देख लेंगे। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। पहला पॉइंट क्या था, जल दुर्बलता, जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल की कमी, जल के बारे में, जल की संरक्षण करने के लिए, उसके प्रबंधन करने के लिए आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है, इसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। जल के विशाल भंडार तथा उसके नवीनीकरण योग्य गुणों के बाद हमारे लिए यह सोचना कठिन है कि हम जल संकट अथवा जल दुर्बलता को झेल सकते हैं। जल की कमी पर बात करते ही हमारे सामने कम वर्षा वाले क्षेत्रों अथवा सूखाग्रस्त इलाकों की ओर दृष्टि जाती है। हमारे दृष्टपटल पर राजस्थान के मरुस्थल तथा जल संग्रह के लिए
लंबा यात्रा तय करती हुई महिलाओं की तस्वीर घूमने लगती हैं। जब भी कभी जल की कमी की बात आती है, जब जल की दुर्बलता की बात आती है, जब हम इस चीज़ को झेलते हैं तो हमें वो क्षेत्र याद आ जाते हैं, जैसे राजस्थान का मरुस्थलीय भाग है जहाँ पर पानी की बहुत कमी देखने को मिलती है। वहाँ पर पानी को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी महिलाएं बहुत लंबी लंबी यात्राएं करती हैं। वो चित्र हमारे सामने उत्पन्न हो जाता है, सामने हमारी पटल पर आ जाता है, मस्तिष्क पटल पर आ जाता है। ठीक है बच्चों, ऐसी स्थिति को देखते हुए गंभीरता से सोचने के विचार हमारे दिमाग में आता है। मौसमी परिवर्तन तथा वर्षा के वार्षिक गतिविधियों के कारण समय तथा स्थान के आधार पर जल संसाधनों की उपलब्धता प्रभावित होती है, किंतु अधिकांश जलों की कमी के कारण क्या है, अत्यधिक प्रयोग में लाना। जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी को प्रयोग में लाया जा रहा है वो भी एक कमी का कारण बनता जा रहा है। फिर कहते हैं दूसरा शोषण के कारण। फिर कहते हैं समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जल स्रोतों का असमान वितरण है। आपने देखा बहुत सारे समाज ऐसे होते हैं जिसके अंदर पानी का सही से वितरण नहीं हो रहा है, गलत तरीके से लोग उसका पानी का समान इस्तेमाल करते हैं, बेफालतू में भी पानी का इस्तेमाल करते हैं। अत्यधिक प्रयोग में लाने का मतलब होता है जहां हमें एक गिलास पानी की आवश्यकता होती है वहां हम एक एक बाल्टी पानी का नुकसान कर जाते हैं। जहां पर हमें केवल एक घूंट पानी से काम चल सकता है, हम बाल्टी भर पानी, लोटा भर पानी हम बखेड़ देते हैं। इस प्रकार से जहां पर हम पानी का कम से कम बचत कर सकते हैं तो इसका लाभ हमें मिल सकता है। ठीक है बच्चों, देखिए एक प्रोफाइल दिखाई गई है, क्या है कि एक तरफ इजराइल जैसा देश 25 सेंटीमीटर औसत वर्षा होने के बाद भी, जहाँ पर इजराइल देश के अंदर 25 सेंटीमीटर औसत से भी वार्षिक वर्षा होने के बाद भी जल का कोई भी अभाव नहीं है। दूसरी तरफ 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वाला देश भारत, यानी वहाँ पे क्या कहते हैं कि कोई अभाव नहीं है, वहाँ पर जल ही जल है, केवल 25 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। और भारत के अंदर कितनी दर्शाई गई है, 114 सेंटीमीटर औसत से वर्षा वाले देश के अंदर जैसे प्रतिवर्ष किसी न किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है, इसके बावजूद भी देश के अंदर सूखा पड़ जाता है। 25% वाले देश के अंदर पानी का कमी नहीं होती, पर 114 वाले देश सेंटीमीटर वाले देश के अंदर पानी की कमी किसी न किसी क्षेत्र में देखने को मिल जाती है। देश में जल की उपलब्धता तथा उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन के अभाव को वर्षा जल नदी नालों में तीव्रता के साथ प्रवाहित होकर समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी वाले देश होते हैं। देश में जलीय अभाव का यह मूल कारण है, जिस उचित प्रबंधन द्वारा ही नियंत्रण किया जा सकता है। यानी इसे हम एक उचित प्रबंधन के माध्यम से जो वर्षा जल होता है अगर उसे सुरक्षित कर लिया जाए तो शायद हमारे लिए देश के अंदर जो ये कमी है वो पूरी तरीके से क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपने देखा होगा, मैंने कहा ना भी बहुत सारी महिलाएं पानी लेने जाती हैं, नलों से पानी लेने जाती है, बूंद बूंद टपकती है, बहुत सारे पानी नलों में पानी आना बंद हो जाता है। इस तरीके की स्थिति देश के अंदर ये बनी हुई ये नहीं बनेगी। ठीक है बच्चों, ये आंकड़े पूरी तरीके से इसमें बताए जा रहे हैं, अपने आप उससे पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब क्या कहते हैं इसमें, क्या ऐसा संभव है कि किसी देश किसी क्षेत्र में जल की दुर्बलता तथा महसूस की जाए तब वह जल संसाधन प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो? हमारे शहर इसके प्रमाण हैं। इससे स्पष्ट है कि जल दुर्बलता अत्यधिक तथा बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम है। जल दुर्बलता क्यों हो रही है बच्चों, उसकी पहले तो नंबर 1 बात आती है जनसंख्या का बढ़ना, दूसरा उसकी मांगों के ऊपर बात आती है, और फिर उसका तीसरा पॉइंट निकल के आता है असमान वितरण, यानी पानी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जल की अनिवार्यता घरेलू उपयोग के साथ साथ फसलों की सिंचाई के लिए जरूरी है। आप जानते हो घरों में जरूरत है ही पानी की, साथ में खेती कृषि के लिए भी बहुत जरूरी है, सिंचाई जरूरी है। अगर फसलों को पानी नहीं मिलेगा तो फसल भी मर जाएंगी, जिससे अनाज का अधिक उत्पन्न किया जा सके। आप भी जानते हैं अनाज अधिक से अधिक उत्पन्न हो सके। फसलों के रकबे की सिंचाई सुविधा, रकबे मतलब होते हैं उनकी खेती जो होता है, सुविधा प्रदान कर देश में संचित क्षेत्र को बढ़ाया जाता है। सिंचाई की सुविधा के अनुसार शुष्क ऋतुओं में भी खेती की जाती है, यानी ऐसे ऋतु भी आती है जहाँ पर बरसात नहीं होती है और उस समय भी पानी की आवश्यकता खेतियों को होती है। किसानों द्वारा सिंचाई के संसाधनों की स्थापना की जाती है। निजी कुएं नलकूप के साथ सिंचाई कर उत्पादकता को बढ़ाया जाता है, किंतु इसके लिए भूमिगत जल अवशोषण किया जाता है, यानी जो जमीन के अंदर का पानी है उसको उसमें प्रयोग में लाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप भूजल जो भूमजल है वो स्तर क्या है उसका गिर जाता है। वाटर लेवल अगर हम बात करें वो क्या होता है बच्चों, वो नीचे हो जाता है, नीचे होता चला जाता है, क्योंकि हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में ला रहे हैं, जो लोगों के लिए जल उपलब्धता की कमी का कारण बनता है। इससे भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, यानी भोजन के लिए भी पानी की व्यवस्था जो होती है वो क्या हो जाती है, कम
हो जाती है। आज़ादी के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण तथा शहरीकरण की प्रक्रिया सामने आई। आपने देखो जब देश आज़ाद हो गया तो सबसे पहले फैक्ट्रियां वगैरह नगरीकरण होने लगी, शहर बसने लगे। समृद्ध और विकास के अवसर सक्रिय के साथ साथ हमें प्राप्त हुए हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा औद्योगिक घराने ने अत्यधिक विस्तार किया है। उद्योग की बढ़ती संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है। उद्योग की अत्यधिक जल के साथ ऊर्जा स्रोत का अनिवार्यता होती है और इसकी अधिकांश पूर्ति तथा जल विद्युत के माध्यम से होती है। यानी आप सभी जानते हैं जितने भी कंपनियां होती हैं उनको किनकी जरूरत होती है, बिजली की। और आप सभी जानते हैं बिजली किस चीज़ से बनती है, उसको पानी से ही बनाया जाता है, पानी के माध्यम से उसका निर्माण किया जाता है। वैसे बिजली और चीज़ों से भी बनती है बच्चों, कोयले से भी निर्माण किया जाता है। वर्तमान में भारत की विद्युत उत्पादन का 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। अभी मैंने कहा पानी से बिजली का निर्माण किया जाता है और कितना परसेंट भारत में किया जाता है, 22%। ठीक है बच्चों। शहर की बढ़ती जनसंख्या या बढ़ती संख्या जनसंख्या एवं शहरी जीवन शैली के चलते जल और ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ी है। इस कारण इनसे जुटी समस्याएं अधिक गहरी हुई हैं। आप सभी जानते हैं जैसे जैसे समस्याएं बढ़ी हैं और वो ये समस्याएं और ज़्यादा गहरी होती चली गई हैं। शहरी आवास समितियों कॉलोनियों ने जल आपूर्ति के लिए, जो आपकी जल आपूर्ति है उसके लिए नलकूप स्थापित किए हैं। नलकूप मतलब नल लगाए हैं। ठीक है बच्चों। इससे शहर में जल संसाधनों का अत्यधिक शोषण हो रहा है और लगातार इसमें कमी महसूस की जा रही है। अगर हम कहें जल पूर्ति के लिए नलकूप मतलब अगर हम बात करें बहुत बड़े बड़े, अगर जिसका शुद्ध नाम दें ट्वेल्व जैसी चीज़ों को भी स्थापित इसमें किया गया है और इसकी कमी का भी एक कारण ये भी देखने को मिल रहा है। अब तक हमने जल दुर्बलता के मात्रक पहलू पर विचार किया, यानी उन पहलुओं पर विचार किया जो देखने को अक्सर देखने को मिलते हैं। अब हम उस स्थिति के बारे में विचार करते हैं जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संग्रह मौजूद है, किंतु वहां भी जल दुर्बलता है। यह दुर्बलता जल की निम्न गुणवत्ता के कारण संभव है। यह चिंताजनक है कि विगत कई वर्षों में जल की प्रचुर उपलब्धता के बावजूद भी यह उपयुक्त नहीं हुई। कहते हैं जहाँ पर पानी की मात्रा की कमी नहीं है, पानी खूब है, फिर भी वहाँ पर यह अधिकांश देखने को मिलता है कि वो पानी ठीक प्रकार का नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि कई कारण है। औद्योगिक घरेलू अपशिष्टों के कारण, रसायनों के कारण, कीटनाशकों और कृषि कार्यों में प्रचुर उर्वरकों के कारण जल प्रदूषित हो रहा है। किस कारण हो रहा है? जल प्रदूषण के कारण। ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जिनके से अंदर से गंदा माल निकलता है, गंदगी निकलती है। रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। कृषि के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। इनके कारण भी क्या जल प्रदूषण देखने को मिला है। सब अब कौन पॉइंट निकल कर आ रहा है? जल प्रदूषण, जो मनुष्य के लिए उपयोगों के लिए खतरनाक भी है, बहुत खतरनाक है, जीवन शैली को बदल देता है, मृत्यु तक हो जाती है। आपने यह समझ लिया होगा कि जल संसाधनों की संरक्षण और प्रबंधन समस्या की मांग है। इसके संरक्षण से स्वास्थ्य पर आने वाले खतरों से बचा जा सकता है। खाद्यान्न सुरक्षा के साथ आजीविका उत्पादन क्रियाओं में निरंतरता को बनाए रखा जा सकता है। इसमें प्रकृति परितंत्र तथा निम्नलिखित होने से बचाया जा सकता है। जल संसाधनों के अति शोषण और प्रबंधन के कारण ही इसका ह्रास हुआ है, यानी समाप्त हुए हैं। जो पारिस्थितिक संकट की समस्या पैदा होती रही है, यानी पारिस्थितिकी जो तंत्र है हमारी वो भी संकटग्रस्त होता गया है। ठीक है बच्चों। इसका प्रबंध हमारे जीवन के लिए एक क्या है? जीवन पर अत्यधिक गहरा प्रभाव होगा या गहरा होगा। इसका प्रभाव हमारे जीवन पर इतना अधिक गहरा प्रभाव होगा जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। बच्चों, अगर जल नहीं है तो जीवन नहीं है, जल नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिना पानी के व्यक्ति का जीवन असंभव है। इसलिए बच्चों क्या कहा जा रहा है कि जल को पर्याप्त मात्रा से सही तरीके से अच्छे ढंग से अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो शायद हम अपने जल को बचा सकते हैं। इसलिए क्या कहा जा रहा है इसमें? देखिए बहुत सारी नदियों के बारे में कहा है। भारत की नदियों में जल मात्रा की लगातार कमी हो रही है। भारत की नदियाँ भी पानी के कारण कम होती जा रही हैं। ये छोटी शरीराएँ जहरीली धाराएँ से परिवर्तन हो रही हैं। जो धाराएँ निकलती थी पहाड़ों से वो क्या है? समाप्त हो रही हैं। वृहद नदियाँ जैसे गंगा, यमुना इत्यादि भी शुद्ध नहीं है, अब वो भी शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि के नए नए तरीकों के विकास में शहरीकरण तथा नगरीय औद्योगिकरण का भारतीय नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव देखने को मिला है। जैसे जैसे जनसंख्या की बढ़ी, कृषि का क्षेत्र बढ़ा, विकास के कार्य में शहरीकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, उसके कारण इनका दुष्प्रभाव देखने को मिला। कहते हैं यह हर दिन गहराता जा रहा है, जिससे जीवन खतरे में आ सकता है। गंभीर बात है बच्चों, सोचने के लिए। इसलिए हमें इस प्रकार से इस जल को बचाना है, जीवन को बचाना है। कहते हैं
जल है तो कल है, जल ही जीवन है। धन्यवाद। अगली वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा जिसमें इसके अगले भाग को हम पढ़ाएंगे।